जी नमस्कार। और सब बढ़िया है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ते हैं जीएस। आज इतिहास का क्लास 5 4 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां टॉपिक। अचीवर अकादमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग चलते हैं आज इतिहास का क्लास 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास। भारतीय प्राचीन इतिहास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिए, हम लोग नदी घाटी सभ्यता पढ़ लिए, प्रागैतिहासिक काल, नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता का पहला और दूसरा भाग पढ़ लिए, ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग सिंधु सभ्यता का 3 पुरास्थल पढ़ लिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और देखिए इसमें आप हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए हैं, हड़प्पा पुरास्थल। दूसरा हम पढ़ लिए हैं मोहनजोदड़ो पुरास्थल, मोहनजोदड़ो पुरास्थल। तीसरा हम लोग पढ़ लिए हैं चान्होदड़ो पुरास्थल। चान्होदड़ो पुरास्थल। इतने पुरास्थलों के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन कर लिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में इसको पढ़ लिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके नीचे लोथल के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, धौलावीरा। आइए देखते हैं, अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल पुरास्थल की खोज एस.आर. राव ने की है। लोथल पुरास्थल की खोज एस.आर. राव ने की है। एस.आर. राव का पूरा नाम है शिकारी रंगनाथ राव। क्या नाम है? शिकारी रंगनाथ राव। एस.आर. राव ने इस पुरास्थल की खोज 1954 में की। किसकी? लोथल की। लोथल पुरास्थल की खोज 1954 ईस्वी में शिकारी रंगनाथ राव ने की। यह गुजरात में स्थित है। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन इसका ज्यादा भाग कहां पड़ेगा? भोगवा नदी पर। तो संगम और भोगवा, साबरमती और भोगवा। तो साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के कहां से होता है? मेवाड़ के पास से। मेवाड़ के पास से साबरमती का उद्गम होता है और यह सीधे खंभात की खाड़ी में आके विलीन हो जाती है। इसी तट के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद। साबरमती नदी के तट पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और वहां का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र, शहर, आर्थिक राजधानी जिसको कह सकते हैं, अहमदाबाद। ये दोनों किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती के तट पर स्थित है। वहीं पर छोटी सी एक नदी है भोगवा। भोगवा जब उससे आकर के मिलती है तो वहीं पर एक पुरास्थल पाया गया जिसका क्या नाम है? जिसका क्या नाम है भाई? लोथल पुरास्थल। बिल्कुल सही, लोथल पुरास्थल। लोथल पुरास्थल है और यह साबरमती नदी आके कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में। यह है, आप देख रहे हैं गुजरात। ये है आपका गुजरात। ये आपकी साबरमती नदी आ रही है, ये खंभात की खाड़ी में विलीन हो गई। ये खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर है। और यहां पर एक नदी आ रही है, मिल रही है, और यहीं पर लोथल है। ये है लोथल। तो लोथल ज्यादातर इस भोगवा नदी, ये है भोगवा, और भाई ये साबरमती है। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। साबरमती एक एक्सप्रेस भी चलती है अयोध्या फैजाबाद से।
अयोध्या फैजाबाद से गुजरात को जाती है कौन सी ट्रेन? साबरमती। इसी नदी के नाम पर इस ट्रेन का नाम साबरमती पड़ा है। गाना भी पड़ा है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आप देख रहे हैं कि यह लोथलपुरा स्थल साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। और यह राज्य कौन सा है? आपका गुजरात राज्य है। यहां से सबसे ज्यादा मात्रा में पकी ईंटों का प्रमाण मिला है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल है जहां से गोदीवाड़ा, डाकयार्ड, पत्तनगर मतलब बंदरगाह का प्रमाण मिला है। इसको देख के अनुमान लगाया गया कि उस समय के लोग समुद्री जहाजों से मतलब नदियों से व्यापार करते थे। किससे? समुद्री जहाजों से, पानी की जहाजों से व्यापार करते थे। इसका प्रमाण कहां से मिला है? लोथलपुरा स्थल से। आप सोचिए सिंधु सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। किसकी अपेक्षा? वैदिक युग की अपेक्षा। वैदिक युग की अपेक्षा सिंधु सभ्यता आपकी कितनी विकसित सभ्यता थी। आज हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? लोथलपुरा स्थल का। लोथलपुरा स्थल ये है साबरमती, ये है साबरमती नदी। और ये है खंभात की खाड़ी। इसी खंभात की खाड़ी में आकर के ये नदी गिर जाती है। देखिए इसको जूम करके आपको बता दिए। ये है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी पड़ेगा कहां? अरब सागर में। अरब सागर में, अरब सागर में खंभात की खाड़ी। आप देख रहे हैं कौन सा पुरा स्थल है? लोथलपुरा स्थल है। यहां पर एक नदी आ रही है। इस नदी का क्या नाम है? भोगवा नदी। इसका नाम है भोगवा नदी। इसका क्या नाम है? साबरमती नदी। साबरमती नदी। इसी नदी के संगम पर ये बाहर जाने का रास्ता था। बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता बंदरगाह से। यहां पर एक पानी की जहाज मिली है। पानी की जहाज। इस पानी की जहाज को देखकर अनुमान लगाया गया कि उस समय का व्यापार समुद्री नदियों मार्ग से होता था, है ना। चलिए इतना आपको आ गया होगा समझ में। ठीक, ये बाहर जाने का रास्ता था। ये पानी का जहाज है। सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पक्की ईंट, ये पक्की ईंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पकी ईंट का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से मिला है? तो कहां से मिला है? लोथल से। यहीं से भैया स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ओम स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला है? लोथलपुरा स्थल से। यहीं से ही गोदीवाड़ा या डाकयार्ड या बंदरगाह या पत्तन नगर, गोदीवाड़ा, डाकयार्ड, बंदरगाह या पत्तन नगर का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल है जहां से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। यह कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज की बात की जाए,
लोथलपुरा स्थल। लोथलपुरा स्थल दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए देखिए, अब लोथलपुरा स्थल की खोज की अगर बात की जाए तो 1954 में, 1954 ईस्वी में। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए, खोजकर्ता कौन थे, तो यस आर राव थे। इनका पूरा नाम क्या था? शिकारी रंगनाथ राव। शिकारी रंगनाथ राव। ये कहाँ स्थित है? स्थान की अगर बात करेगा तो देखिए, स्थान की अगर बात करेगा तो अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला है। अहमदाबाद जिला गुजरात राज्य। आप देख रहे हैं अहमदाबाद जिला गुजरात राज्य में कौन सा स्थित है? लोथलपुरा स्थल। लोथलपुरा स्थल की खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने, शिकारी रंगनाथ राव ने की। यह पुरा स्थल अहमदाबाद जिला में गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर नदी की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, नदी यहां ऊपर लिख दे रहे हैं। नदी की अगर बात करेगा तो भोगवा या भोगवा एवं साबरमती। साबरमती के संगम पर देखिए, या ठीक। नदी की अगर बात करेगा तो भोगवा या साबरमती, कहीं कहीं केवल भोगवा ही मिलेगा। मान लीजिए विकल्प में केवल अलग अलग है तो भोगवा, और नहीं तो भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित है। कौन सा पुरा स्थल? लोथलपुरा स्थल। क्या मिला है? पानी का जहाज, सबसे ज्यादा पकी ईंट और स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा यहीं से कब्र मिली है, और इस कब्र में ये देखिए, ये युग्मित समाधियां, कब्र से युग्मित समाधि का प्रमाण। युग्मित समाधियां का मतलब क्या हुआ कि पति पत्नी को साथ दफनाया गया है, जो सती प्रथा को बतलाता है। लेकिन ये तो वैदिक युग में सती प्रथा था, हमें लगता है यहां पति प्रथा था। क्यों? क्योंकि वैदिक युग पितृ प्रधान था, तो पिता के जाने के बाद माता जी को जाना तय हो जाता था, पुरुष के जाने के बाद महिला को जाना तय हो जाता था, पुत्र मतलब पितृ प्रधान होने के कारण। लेकिन सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक है, तो सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक होने के कारण मात्र मतलब माता के जाने के बाद पिता को जाना तय होता था। लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, बस केवल पति पत्नी मतलब कब्र मिली है और उसमें युग्मित समाधियां मिली हैं। क्या कहां से मिली है? लोथलपुरा स्थल से। लोथलपुरा स्थल से ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक कंकाल कब्र मिली है। ये कब्र में मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया गया था। अब देखा, बकरे को दफनाया गया था। यहीं से ही दिशा सूचक
यंत्र का प्रमाण मिला है। दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण मिला है। कहां से दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण मिला है भाई? जल्दी बताइए, कहां से मिला दिशा सूचक यंत्र का प्रमाण? लोथल से। अब इतनी सारी चीजें याद हो गई। रंगाई का गड्ढा भी मिला है यहां से रंगाई का गड्ढा, रंगाई का गड्ढा का प्रमाण मिला है। नीले रंग की जानकारी नहीं थी, नीले रंग की जानकारी नहीं थी, नीले रंग की जानकारी नहीं थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इतना समझ में आ गया होगा ना? चलिए शुरू से एक बार आपको फिर रिवीजन करवा दे रहे हैं। 3 पुरास्थल हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लोथल। लोथल में है, देख रहे हैं आप गुजरात, ये गुजरात आप देख रहे हैं, साबरमती भोगवा नदी, ये लोथल आके ये खंभात की खाड़ी में गिरे। इसको जूम करके यहाँ दिखा दिए, ये साबरमती नदी है, ये भोगवा नदी है। आकर के देख रहे हैं कहाँ गिर रही है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। पानी का जहाज का प्रमाण मिला है कहाँ से? गोदीवाड़ा, डाकयार्ड, बंदरनगर, पत्तन। मतलब पत्तन भाई, बंदरगाह जब बनाया गया तो बंदरगाह जब बनाया गया तो जहाजें आएंगी, तो उन जहाजों को क्या करना होगा? रोकना होगा। तो भाई नीचे अगर मिट्टी रहेगी तो धंस नहीं जाएंगे भाषा से, तो इसलिए ईंटा बिछाया गया, खूब ईंटा बिछा दिया गया है ना। जैसे हम लोग जानवरों के नीचे बिछवाते हैं, घर के नीचे बिछवाते हैं, ये जहाँ मैदान होता है, जहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी करनी होती है, वहाँ बिछवाते हैं। नहीं क्या होता है, उसमें फंस जाएगी, स्टार्ट करेंगे भून भुन 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 घूमेगी। गाँव वाले 10 दिन बुलाए तब धक्का देखने को रहेगा, वही चीज़ है। तो भाई तो जहाजें हैं तो और भाषा से धंसी, मिट्टी में आ जाएंगी तो घिसकबे न करे। तो इसी कारण सबसे ज्यादा पक्की ईंटों का प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथलपुरा स्थल से। युग्मित समाधियां लोथलपुरा स्थल से, स्वास्तिक चिन्ह लोथलपुरा स्थल से। कब्र में मनुष्य के साथ दफनाया गया बकरे को, उस कब्र मिली है, उस कब्र में मनुष्य के साथ बकरे को दफनाया गया। इसका मतलब बकरा उसका प्रेमी रहा होगा, इसलिए दफना दिया गया था। दिशा सूचक यंत्र मिला है, इसका मतलब जहाजें थी। भाई जहाज जब समुद्र में यात्रा करते हैं तभी तो आपको उसका यंत्र जरूरत पड़ती है। नहीं पता चले जाना है इस तरफ, चले जाएंगे इस तरफ, जाना है उत्तर, चले जाएंगे दक्षिण में, वहां थोड़ी नहीं पता चल पाएगा किस तरफ से जाना है, क्या है, कैसे है, दिशा आपको थोड़ी नहीं पता चल पाएगी। ये बाहर जाने का रास्ता था, माल वाले यहाँ उतर जाता था, फिर यहाँ घोड़ा गधा भैंसा गाड़ी से अपना सब लाद लाद करके लेके जाते थे। यहाँ से रंगाई का गड्ढा मिला है। रंगाई में क्या रंगा जाता था? कपड़ा रंगा जाता था। नीले रंग की जानकारी नहीं है, इन लोगों को नीले रंग की जानकारी नहीं है। इधर देखिए, ये लोथलपुरा स्थल है। लोथलपुरा स्थल की खोज 1924 ईस्वी में एस आर राव, 1954 में एस आर राव, इनका पूरा नाम शिकारी रंगनाथ राव है, स्थान अहमदाबाद जिला गुजरात राज्य में मिला है। और यह जो है भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। किसके? भोगवा और साबरमती के नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ में? गुजरात राज्य में। इतना आपका समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पुरास्थल कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? अरे काला मीन्स करिया और बंगन माने चुरिया, खनन खनन, चुड़िया बाजे रे खनन खनन है। चलिए इसमें बारात और रात जा ही रहे होंगे भाई, देख ही रहे होंगे आप लोग। पहनने वाले पहन भी रहे हैं, देखने वाले देख भी रहे हैं। दिखाने के लिए ही पहना जाता है तो क्यों नहीं देखा जाएगा, सही है कि नहीं? चलिए अगला क्या है? अगला पुरास्थल कालीबंगा। कालीबंगा पुरास्थल देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली, बंगन, बंगन। तो काला मतलब, काली मतलब
काले रंग की, और बंगन मतलब चूड़ियां, चूड़ियां देख रहे हैं, ये बंगन मतलब क्या होता है, चूड़ियां। तो इस पुरास्थल से क्या मिला है, काले रंग की चूड़ियां। और ये जितनी चूड़ियां मिली हैं ये सभी मिट्टी की बनी थी, ये सभी मिट्टी की, ये सभी किसकी बनी थी, मिट्टी की बनी थी। कौन, ये काले रंग की चूड़ियां मिट्टी की बनी थी, और ये सभी चूड़ियां टूटी फूटी थी। क्या थी, टूटी फूटी थी। कौन, यही चूड़ियां। इसको देख के अनुमान ये लगाया गया कि उस समय की ये अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि उस समय के लोग गरीब थे लेकिन शौक श्रृंगार करत रहे, भले रोले गोल से 3 तल्लक झुमकिस काम चलावत रहे, वो बात अलग है। सोने पानी चढ़वाई क्या शौकियत होता न है, सही है ना। बार ना तो नकली वाला गजरा वाला लगा लेते हैं बढ़िया से लोग। ये किसको प्रदर्शित करता है कि कालीबंगापुरा स्थल के जो लोग थे ये गरीब थे, मिट्टी की चूड़ी बनाते थे, उस पे काले रंग का पेंट लगाते थे, लेकिन जब उसको हाथ में पहनते रहे होंगे तो ये टूट जाती थी। कई जगह ऐसे टूट का ढेरा मिला है, पूरा इकट्ठे गांज दिन है। जैसे आप ले जाते हैं जब चूड़ी पैरा हुआ है, जो टूट जाते हो रखे रहते हैं लोग, उसका इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको वापस भेज देते हैं। तो ऐसे ऐसे ढेर मिला है। लेकिन वो किसकी बनी थी, काली मिट्टी की। काली मिट्टी नहीं थी, मिट्टी थी साधारण, लेकिन उसको काले रंग का क्या किया गया था, पेंट लगाया गया था। ये इतना सारी चीजें हो गई। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कालीबंगापुरा स्थल आपके राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आओ देखा जाए, यह पुरा स्थल कहाँ, राजस्थान राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। राजस्थान राज्य में जिला कौन सा होगा, जिला भैया जिले का नाम था गंगानगर, इसका दूसरा नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान राज्य में किस नदी के तट पर, घग्घर नदी, सरस्वती नदी, जो आज वर्तमान समय में लुप्त हो गई है। किसकी सहायक हुआ करती थी, सतलज की सहायक हुआ करती थी, लेकिन लुप्तिंग एंड धसिंग गायब हो गई। लोग कहते हैं इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। अरे भाई रॉन्ग नंबर क्यों लगा रहे हो, वहां केवल 2 ही नदी का संगम है। लोग कहते हैं फिर सरस्वती नदी क्या है। अरे भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इलाहाबाद में गंगा यमुना है, तब तक किसी और पढ़े लिखे ने कहा अरे नहीं भाई वहां सरस्वती भी हैं। इसका मतलब बस वहीं से नाम पड़ गया क्या, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी नहीं है। इलाहाबाद शिक्षा का प्राचीन से केंद्र है, प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र इलाहाबाद को माना जाता है, और शिक्षा की देवी सरस्वती को माना जाता है। इसी कारण, ध्यान दीजिएगा, इसी कारण, और सरस्वती नदी भी थी, तो सरस्वती देवी हैं एक तरह से, वहां शिक्षा की देवी हैं। तो लोगों ने कहा अरे भाई इलाहाबाद में गंगा यमुना है, कहीं नहीं भैया वहां सरस्वती भी हैं, शिक्षा की देवी जिसको माना जाता। तो बस वही नाम पड़ गया कि गंगा यमुना सरस्वती कहाँ है, इलाहाबाद में। अंग्रेज लोग ढूंढते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो अंग्रेज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां के बाबाओं से जब अंग्रेज लोगों ने पूछा तो बाबाओं ने कहा कि सरस्वती नदी इज लुप्तिंग एंड धसिंग। खतरनाक अंग्रेजी बोलते हैं। अरे तो यूपी भारत वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, अंग्रेजी पीने के बाद ही अंग्रेजी बोलते हैं, उससे पहले अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो भैया क्या हुआ, नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी नदी है, नदी की अगर बात की जाए तो घग्घर जिसको हम लोग कहते थे सरस्वती, जो वर्तमान समय में लुप्त हो गई है। इसकी खोज किसने की थी, ऑप्शन आपको नहीं याद करना है, कोई मतलब नहीं है, बस इतना आपका बहुत ज्यादा है। अमलानंद घोष ने, किसने की थी, अमलानंद घोष ने, किसने की, अमलानंद घोष ने की। किसकी,
किसकी खोज? कालीबंगा। तो कालीबंगा के पुरास्थल की खोज आप देख रहे हैं कौन किया था? अमलानंद घोष ने। सन अगर पूछ रहा है, मान लीजिए अगर पूछता है, पूछ भी रहा है मान लीजिए, ठीक, तो आप किसको लगाएंगे? लगा दीजिएगा, लिख लेते हैं। खोज की अगर बात करते हैं तो यही 1951 लिख लीजिए, 1951 ईस्वी में। ये देखिए, ये 1951 ईस्वी में, 1951 में किसकी खोज हुई थी? तो कालीबंगा की। एक क्वेश्चन हाँ ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद, ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया भारत का पहला पुरास्थल कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें आप इसको कालीबंगा को लगा देते हैं। अगर विकल्प में कालीबंगा नहीं है तब आप लोथल को लगाते हैं, क्योंकि लोथल 1954 में था, उसका सन लिखा दिए। सन आपको कौन कौन सा याद करना है? ज्यादातर वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो 1900 और 2200 तो याद ही रहता है। 31 में आपको चान्होदड़ो खोजा गया था, 31 में चान्होदड़ो, 21 में कालीबंगा, 31 में चान्होदड़ो, 21 में कालीबंगा, और 54 में आप किसको लगा दिए? लोथल को। ठीक, बाकी धौलावीरा की खोज अभी बाद में की जाती है, अभी तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, है ना। धौलावीरा से कोई मतलब नहीं है, धौलावीरा तो अभी बाद में खोजा जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें। बाकी और आपको यहां से 2-3-4 पॉइंट देखना है। आइए देखते हैं पॉइंट। यहां से जुते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। एक लाइन इधर ऐसे जोती गई थी, ऐसे, और एक लाइन इधर से जोती गई थी। अरे भैया, एक तरफ सरसों बोई गई थी और एक तरफ चना बोया गया था। तो जुते हुए खेत और दो फसलों को एक साथ बोए जाने का प्रमाण कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का प्रमाण, आड़ी तिरछी थी जो जुती हुई थी, है ना। दूसरा प्रमाण क्या मिला है? यहां से भी युग्मित समाधियां मिली हैं, युग्मित समाधियां, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे लोथल होगा और चाहे आपका कालीबंगा होगा। ठीक, तो यहां से भी ध्यान दीजिएगा, यहां से भी का मतलब लोथल से भी मिली है, यहां से भी युग्मित समाधि का प्रमाण मिला है। युग्मित समाधि का प्रमाण मिला है। चलिए, इसके अलावा यहां से क्या से मिला है? कालीबंगा। इसके अलावा यहां से अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। बस इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही बहुत है ना। तो आप देख लिए कालीबंगा पुरास्थल। काली का मतलब काला काला, और बंगन मतलब चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। ये सभी मिट्टी की बनी थी और ये सभी चूड़ियां टूटी फूटी थी, कोई पूरी समूच चूड़ी नहीं मिली। अरे समूच का मतलब पूरा। यह पुरास्थल राजस्थान के गंगानगर, जिसका दूसरा नाम हनुमानगढ़ गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज 1951 में की है। यहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यहां से भी युग्मित समाधियां मिली हैं और यहां से भी अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है। और दो फसलें एक साथ बोई जाने का प्रमाण मिला है। कौन कौन से? चना और सरसों। मतलब चना और सरसों क्या हुआ कि दो फसलों को एक साथ बोया गया था, दो फसलों को एक साथ बोया गया था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये भी आपका खत्म हो गया।
चलिए, इतना बेहतरीन तरीके से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं कहाँ, धौलावीरा के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं धौलावीरा, धौलावीरा पुरास्थल। चलिए, धौलावीरा पुरास्थल के बारे में चलिए फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग, तो एक और बच रहा है आपका, कौन सा है, धौलावीरा। चलिए धौलावीरा पढ़ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। धौलावीरा, आइए धौलावीरा समझते हैं। ये 6 जितने भी 6 पुरास्थल हैं, चाहे वो हड़प्पा हुआ, चाहे मोहनजोदड़ो हुआ, चाहे चान्होदड़ो हुआ, चाहे लोथल हुआ, चाहे कालीबंगा हुआ, चाहे धौलावीरा हुआ, ये सारे के सारे पुरास्थल आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें से वही केवल संस्कृति ही बच रही है। कौन सा, सिंधुकालीन संस्कृति। वो एक दिन का टॉपिक छोटा सा और है, उसको पढ़ाने के बाद सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे वैदिक युग। तो इसी क्रम अनुसार आपको एक एक टॉपिक, हर टॉपिक बढ़िया बेहतरीन तरीके से, है ना, मजबूती के साथ समझा करके इतना बढ़िया से बता दिया जा रहा है कि आप इसको अब दोबारा नहीं भूलेंगे। एक बार भी अगर गलती से आप देख लिए, दौड़ा के भी हम कहते हैं देख लिए, और मन लगा के देख लिए, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इतना फिगर के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। चलिए अब अगला पुरास्थल आता है क्या, धौलावीरा। एक और आपका है धौलावीरा, तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास जो है उसमें धौलावीरा पढ़ते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा, देखिए धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। देखिए धौला, धौला प्लस वीरा। धौला मीन्स क्या होता है, सफेद। वीरा मतलब क्या होता है, कुआं। क्या होता है, कुआं। यहां से सबसे ज्यादा मात्रा में सफेद रंग से रंगा गया कुआं का प्रमाण मिला है। कुआं का प्रमाण मिला है। देख रहे हैं, कुआं का प्रमाण मिला है। किसका, कुआं का प्रमाण। कहां से, धौलावीरा पुरास्थल। धौलावीरा पुरास्थल ये भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल माना जाता है। राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों भारत के बड़े पुरास्थल हैं, लेकिन राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों विकल्प में नहीं होता है। ठीक, उसमें आपका धौलावीरा अगर है तो राखीगढ़ी नहीं होगा, राखीगढ़ी है तो धौलावीरा नहीं होगा। चलिए धौलावीरा, अब हम पढ़ते हैं धौलावीरा। तो अगर इसकी खोज की बात की जाए तो खोज तो 1967-68 में हो गई थी। ठीक, 67-68 ईस्वी में खोज हो गई थी। किसकी खोज हो गई थी, धौलावीरा की। लेकिन उत्खनन कार्य 1990 में, 1990 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, मतलब उत्खनन की अगर बात करेगा। चलिए उत्खनन में आ गया आपका, इतना समझ में। खोजकर्ता कौन है इसको भी देख लिया जाए, फाट से इसको भी देख लिया जाए। चलिए खोजकर्ता इसके कौन है, बताएगा कोई? खोजकर्ता कौन है, जल्दी बताइए। जेपी जोशी। कुछ लोग बताए जेपी जोशी। अरे 2-4 लोग हो भाई, कम से कम बताओ तो। 2-4 लोग हो, क्लास थोड़ी नहीं चल रही है। 2-4 लोग बैठे हो तो बताओ, आप ही बताओ। जेपी जोशी। अरे इनके पूरा नाम क्या है, जय
प्रकाश जोशी। क्या नाम है? जयप्रकाश जोशी। जयप्रकाश जोशी। जेपी जोशी ने, जयप्रकाश जोशी ने 1967 में इसकी खोज की, लेकिन उत्खनन कार्य 1990 में प्रारंभ हुआ। जयप्रकाश जोशी इसके, ये स्थान है कहां? ये भी भैया गुजरात में ही है। गुजरात, गुजरात के कच्छ, कच्छ जिले में, कच्छ जिले में, कच्छ जिले में स्थित है। किन दो नदियों के संगम पर है? साबरमती और भोगवा। साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर कौन सा है? तो साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर आपका धौलावीरा है। ये दोनों कौन सी नदियां हैं? ये दोनों बरसाती नदियां हैं। जैसे मड़हा मामा है अयोध्या फैजाबाद में, मड़हा मामा का नाम जो लोग फैजाबाद अयोध्या वाले होंगे वो जान रहे होंगे, जो बाहर वाले होंगे नहीं जान रहे होंगे। तो मड़हा एक तमसा नदी जिसको हम लोग कहते हैं, ये बरसवानी पानी, जब पानी बरसता है तो जो बरसवानी पानी होता है उसी में ढकेलता है, और जब बारिश नहीं होगा तो इनके पास पानी नहीं होता है, तो इनको बरसाती नदी कहा जाता है। छोटी नदी एक तरह से, है ना, छोटी नदी है। तो आइए हम देखते हैं इधर थोड़ा सा। मनहर और मनसर, दो बरसाती नदियों के मध्य में इस सभ्यता का विकास हुआ। देखिए ये आप देख रहे हैं, एक तरफ मनहर नदी है, मनहर नदी, और दूसरी तरफ है मनसर नदी। मनसर नदी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सबको दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाले बताएं, दिखाई दे रहा है? चलिए, तो मनहर और मनसर नदी, तो मनहर और मनसर नदी के मध्य में यह सभ्यता विकसित हुई। इसका क्या नाम है? धौलावीरा पुरास्थल। इसका विभाजन 3 भागों में किया गया था। जो सबसे दक्षिण में था इसको दुर्ग कहा गया या टीला, जो बीच में था इसको मध्य कहा गया, इसको क्या कहा गया? आवम, आवम कहा गया। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल धौलावीरा है, जिसके नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल है जहां से सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखी गई। सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां से देखी गई? तो आपकी देखी गई धौलावीरा से। अरे पाइप बनी थी पत्थर की, छत के ऊपर भैया पत्थर काट काट के टंकी बनाए थे, लेकिन अब टुल्लू पंप का प्रमाण नहीं मिला है, समरसेबल का प्रमाण नहीं मिला है। पानी कैसे चढ़ाते थे? बरसानी पानी, वही जो बारिश का होता था उसको रोकते रहे होंगे अपना, ये सब प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन पानी की टंकी का और जल निकासी का, बढ़िया नालियां बनी थी जाके, है ना, मनहर और मनसर नदियों में गिराई जाती थी, मतलब बड़ा अच्छा सा व्यवस्था था किसका? पानी का। तो सबसे ज्यादा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां देखी गई? तो धौलावीरा पुरास्थल। इसकी नगरों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3। बहुत ही लाजवाब टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, पूरा एक एक चित्र बना करके। ना समझ में आए तो अब क्या करें भाई, 2 बार देखिए समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, गारंटी है। एक काम और हुआ था, 3 रक्षा प्राचीर दीवार घेरी गई थी। यह देखा, ऐसा बड़ा चतुर रहे हे, देखा भैया, एक एक बाउंड्री ना हो, 3 बाउंड्री भाई। ये देखा, यह देखा, 3 रक्षा प्राचीर। ये क्या मतलब चोरों डकैत लागत रहे हुई है उस समय, ये लोग अपने आप को सुरक्षित भी करते थे। ये देखिए 3 रक्षा प्राचीर, पिछवाड़े वाला गेट एकदम सीधे रहा, ये नदी की तरफ जाने का रास्ता था। लेकिन जो इनका मुख्य गेट था वो 3 तरीके से था। कैसे? जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे अक्सर आपको देखने को मिलता है एक ऐसे, ये तो आप इसे पाइप लगी होती है, पहले आप ऐसे जाते हैं, फिर इस तरफ जाते हैं, इस तरफ, फिर यहाँ ऐसे, फिर इधर से एंट्री करते हैं। तो जब इधर से एंट्री करते हैं तो ऐसे जाते हैं, इधर से यूं जा रहे हैं,
फिर ये यहाँ ऐसे ये इसलिए कि ताकि कोई जल्दी से ना भाग पाए। कोई भाग रहा है गन 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 लड़ा, मुंह टूट गया, गिरा फड़ाक से, फिर उठ के भाग, जब तक गन 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 फिर गिरा धड़ाक से, तब तक आप दौड़ाए हो पीछे पकड़ लोगे। देखिए कितने चालाक उस समय के लोग थे, इतनी बेहतरीन व्यवस्था बनाए थे। एक गेट है लगाए रे भैया, एक मुहारा या रहा और दूसरा मुहारा है या रहा या, तब जाकर के इसमें ये लोग आते थे। जो मध्य अवम नगर के लोग थे, इसमें बताते हैं कि शहर के अच्छे, या ऐसे लिख लीजिए शहर के बड़े लोग, शहर के बड़े लोग मतलब अधिकारी हो गए, अधिकारी या व्यापारी, ये शहर के बड़े लोग जिनको अधिकारी और व्यापारी कहते हैं। शहर का जैसे कोई एक केंद्र बिंदु होता है, जैसे सिविल लाइन क्षेत्र होता है, किसी भी जिले में सिविल लाइन क्षेत्र होता है, तो सिविल लाइन में जो होता है उसमें अधिकारी कर्मचारी, उनके बगल में जो है चौक होता है, उसी चौक में किनारे किनारे व्यापारी लोग रहते हैं। और वहाँ जो हो सिविल लाइन में वो शहर के अच्छे अच्छे जो मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, उनके सर्किट हाउस बने होते हैं, डीएम एसडीएम के सब ऑफिस और कार्यालय होते हैं वहाँ, ठीक है। तो इसमें रहते थे, इसमें मीडियम वाले रहते थे, मध्यम वर्ग के, और हमारा बाबा कंठी वाले रहते थे। ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो मनहर और मनसा दो बरसाती नदियों के मध्य में सभ्यता विकसित है। और यहाँ के शहर क्या थे, ये ऊपर वाला जो था अवम नगर वीआईपी लोग रहते थे, इसमें मध्यम वाले, और इसमें दुर्ग या टीला जिसको आप बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इतना आपको पहले मिटा दें नीचे, तब आपको थोड़ा सा समझाएं। तो मनहर और मनसा दो बरसाती नदियों के मध्य में यह सभ्यता विकसित हुई। यह भारत का बड़ा पुरा स्थल है, यह भारत का बड़ा पुरा स्थल है, बड़ा पुरा स्थल है, यह भारत का बड़ा पुरा स्थल है। यहां से उन्नत जल प्रबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखी गई है। यहां से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखी गई है। कहां से? धौलावीरा से। तो पत्थर की टंकी का प्रमाण कहां से मिला है? धौलावीरा से। नीचे दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? चलिए, जैसे उन्नत जल प्रमाण मतलब ये हुआ कि पत्थर की टंकी, पत्थर की पानी की टंकी का प्रमाण मिला है। इतनी सारी चीजें आपको मिली हैं। एक चीज और यहां से मिली है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? 10 अक्षरों की लिपि। इसी पुरास्थल से ये पता चला, इसी पुरास्थल से ये पता चला कि सैंधववासी पढ़े लिखे थे, लेकिन वह लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। किस पुरास्थल से मिली है? धौलावीरा पुरास्थल से मिली है। धौलावीरा पुरास्थल से क्या मिली है? 10 अक्षरों की लिपि मिली है। यहां से इधर वाला मिटा दें, आपको यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक। दस अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है। कहां से मिला है 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण भाई? धौलावीरा से। यहां से 10 अक्षरों की लिपि का प्रमाण मिला है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है,
जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 10 अक्षरों की लिपि जो मिली है वो ऐसे सूक्त मिला है, नेम प्लेट। अब इसी पे ऐसे ये लिपियां चित्राक्षर थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। 10 अक्षरों की लिपि मिली है। सूक्त कहा गया, सूक्त मतलब सुंदर वचन कहा गया। जैसे लोग लिखाए रहते हैं सुंदर, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जल ही जीवन है, पेड़ों की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन बचाएं, ये सारी चीजें हैं। अब कोरोना महामारी में कौन काम आ रहा है? पेड़ पौधे काम आ रहे हैं। सबको गांव याद आ रहा है, एसी फ्रिज सब छोड़ दे रहे हैं, सारा सुख सुविधा छोड़ दे रहे हैं, सब लोग भाग के आ रहे हैं गांव में, पीपल के नीचे आ रहे हैं, नीम के नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। तुलसी का पौधा लगा रहे हैं लोग, गमले में लगा रहे हैं। शायद यही काम अगर हम लोग बहुत पहले किए होते तो आज ये समस्या ना आती। ये छोटी सी बीमारी आई है, इससे भी हम लोग लड़ लेते, लेकिन आधा लोग तो डर के मारे मर जा रहे हैं। अपनी ताकत को मजबूती मिलाइए, ये यहां घुसने मत दीजिए हम कमजोर हो गए हैं। एक बार छींक के आ गई, अरे बस कोरोना हो गया, अरे भाई इतना न डरो। हाँ है बीमारी, थोड़ा सा जो भी है आप मजबूती बनाए रखिए, जुकाम बुखार हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। हम भी थोड़ी सी परेशान थे, तब एक के दिन में ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है अगर चेक करवाने जाते तो कोरोना ही निकल आता, ऐसा नहीं है। मजबूती के साथ आप मेहनत से पढ़िए और चीज़ों को समझिए। तो इस तरह से ये धौलावीरा पूरा स्थल आपका पूरा समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट में रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो अब ये क्या हो गया कि धौला, धौला का धौलावीरा, बीरा, धौला का मतलब सफेद, बीरा का मतलब कुआं। सफेद रंग से रंगा गया कुआं का प्रमाण मिला है। कहां से मिला है भैया? धौलावीरा पुरा स्थल से। जो उसकी जगत बनी थी, किनारे किनारे वाली दीवाल, वो किससे रंगा गया था? सफेद रंग से रंगा गया था। इसकी खोज हुई 1967-68 में, खुद खननकार 90 में। कौन किया? जयप्रकाश जोशी। कहाँ है? गुजरात। किस जिले में है? कच्छ जिले में। ये मनहर और मनसर 2 बरसाती नदियों के मध्य है। इसके नगरों का विभाजन 3 भागों में किया गया। एक मात्र हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का नगर है जिसका विभाजन 3 भागों में किया गया। यह भारत का बड़ा पुरा स्थल है। उन्नत जल, देख रहे हैं, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। पत्थर की पानी की टंकी का प्रमाण मिला है। और इससे और ज्यादा बेहतरीन की चीजें क्या मिली है? 10 अक्षरों की लिपि। क्या मिली है? 10 अक्षरों की लिपि, जो अभी तक क्या है? जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपियां चित्राक्षर थी, चित्रों के माध्यम से समझते थे और दाएं से बाएं लिखते थे। दाएं से बाएं का मतलब हुआ कि ऐसे इधर से शुरू करते थे, ऐसे लिखते 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 फिर ऐसे कलम नहीं उठाते थे, दाएं से बाएं फिर ऐसे ऐसे, सांपा लोटन, है ना। इसको हम लोग आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका आज का इतना टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। ये आपके जितने भी मुख्य पुरास्थल सिंधु सभ्यता के थे, ये आपके सारे समझा दिए गए हैं। एक क्लास और छोटी सी उसमें बची है, जो महत्वपूर्ण बिंदु, वो क्लास मत छोड़िएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। बाकी ये आपका अपलोड कर दिया गया है और इसको आप जो है देखिए। जो ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं वो तो तुरंत ही अपना देख ले रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो लोग अब इसको अपलोड कर दिया जाएगा तो बार बार इसको आप देखते रहिएगा, जिससे आपको याद पूरी बनी रहे। इस तरह से आपका आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कभी दूसरी क्लास को लेकर, नेक्स्ट डे कल मिलते हैं। तब तक के लिए सुप्रभात, जय हिंद, गुड नाइट।